नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, हम लोग अभी लाइव हैं। एक सेकंड। वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज मैं ज़्यादा टाइम भी शुरू कर दिया मैं सेशन। ठीक, चलो ज्वाइन करने दो सब बच्चों को। यार कल ना मैंने असल में कल थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए मैंने आज बिल्कुल टाइम नहीं शुरू किया। कल रात को ना नेट का इशू था, तो इसलिए मैं आज सुबह जल्दी सेशन स्टार्ट करने का सोच रहा था, मगर कोई इशू ना है। ठीक, आज का सेशन वैसे तो ये कहता है कि 40-47 के बीच में हमें सब कुछ खत्म करना है, बट अभी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। खत्म कर देंगे कल मिसलेनियस सेशन है ना, कल इसको खत्म कर देंगे। एक सेशन गवर्नर जनरल का सेशन और मुझे करवाना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और वो शेड्यूल में मेंशन भी नहीं है, तो वो भी एक सेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स ही बचे हुए हैं, वो तो बचे ही हुए हैं, वो मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे। आज टाइम मिला तो आज ही करवा दूंगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, काफी हद तक तो हम आ ही गए थे बीच में, और फटाफट से सर कल की स्टैटिक जीके क्लास, यार मैंने ना शेड्यूल के लिए बोला हुआ है। शेड्यूल में लगते हैं 48 आवर्स, अगर किसी क्लास को मैं शेड्यूल करवाना होता। मेरा बैच लक्ष्य ओवर हो गया था, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मैंने उनको बोला जब था, तो उसके 48 आवर्स यानी आज शाम तक या दोपहर तक वो शेड्यूल कर देंगे। अगर आज दोपहर की क्लास होती है वेरी गुड, नहीं होती तो हम लोग एक स्पेशल क्लास कर लेंगे। ठीक है, एक स्पेशल क्लास स्टैटिक जीके करवा दूंगा, ताकि जो बच्चे मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा से परेशान ना रहे। तो स्पेशल क्लास का टाइमिंग भी मैं शेयर कर दूंगा, वैसे आपके पास मैसेज आ जाएगा। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनके पास ऑलरेडी मैसेज आता रहता है। स्टैटिक वाला जो है वो पेड बैच का सब्सक्रिप्शन है ना, पेड मॉडल पे। लेकिन स्पेशल क्लास अगर मैं स्टैटिक जीके की आज कोई करवाऊंगा तो फ्री में करवाऊंगा, स्टैटिक फॉर फ्री। ये वाला स्पेशल के अंदर होगा। 10 बजे तो हमारा मॉक होता ही है, 10 PM पे हम लोगों का मॉक होता ही है। हर बच्चा मॉक टेस्ट जरूर दे। 100 से ज्यादा लोग मॉक देते हैं, तो आप अपनी रैंक अच्छे से देख सकते हो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। टॉपिक क्या होगा या टॉपिक देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तो उस क्लास के अंदर डांस वाला टॉपिक चल रहा था। तो अभी अगर उसमें आज क्लास शेड्यूल होता है डांस को मैं कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं डांस के क्वेश्चन ना आज स्पेशल क्लास में करवाऊंगा। डांस के क्वेश्चन जो है स्पेशल क्लास में करवा दूंगा, ऐसा करना स्पेशल क्लास। अगर हो सका तो स्पेशल क्लास मैं आज शाम को 5 बजे या 6 बजे शेड्यूल कर दूंगा, क्योंकि आफ्टर दिस क्लास या तो मैं शेड्यूल कर सकता हूँ 8:30 से 9:30-10, या तो मैं 1 बजे शेड्यूल कर सकता हूँ, या 2 बजे शेड्यूल कर सकता हूँ, या शाम को फिर 6 से 7 शेड्यूल कर सकता हूँ। तो आप देख लीजिएगा। मॉक डेली होता है रोज रात को 10 बजे, ये मॉक डेली होता है। तो आधे घंटे का सेशन होता है, 30 मिनट्स का सेशन होता है, बिल्कुल राइट टाइम पे ज्वाइन करो। कल पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारा सेशन लेट हुआ था, अदरवाइज डेली फिक्स रहता है। 1 PM पूजा में क्लास है, ठीक है, शाम को कर लेंगे। आज आज़ादी मिल पाई, आज थोड़ा सा आज़ादी मिलने में थोड़ा समय लगेगा, अभी हमें थोड़ा अंग्रेजों से और फाइट करनी है। मॉक कैसे मिलेगा मैं तुम्हें एक बार सारी जानकारी देता हूँ। देखो, मॉर्निंग तो हमारा 8:30 बजे वाला बैच चलता ही है, ये तुम इसमें इनरोल्ड हुई। ये वाला हमारा हिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है, हार्डली 2 दिन के अंदर अंदर। आज क्या है, आज है हमारा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आई थिंक शेड्यूल देखें जरा, क्या है कल का, ऑफ है या सेशन लगा हुआ है, देखिए जरा। आई थिंक आज कितनी तारीख है, आज है हमारे पास टुडे 12, ये 13, 14, 15, 3 दिन का ऑफ कैसे दे रखा है इसमें। मंडे कुछ है क्या? 3 दिन का ऑफ है। आज 13 है ना, 14, 15, 16, अच्छा 2 दिन का ऑफ। ये तो तारीख ही याद नहीं रही। अच्छा नवरात्रि चालू है क्या, ऐसा है क्या? ओके ठीक है, तो कल अपन लोग क्लास कर लेते हैं। कल अपन लोग एक क्लास कर लेते हैं, आजादी की क्लास, फिर मिसलेनियस में हम लोग कुछ अच्छा और कर लेंगे। ठीक है, संडे, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो एक तो यार ये 11 बजे वाला सेशन जो है वो हिस्ट्री, 8:30 बजे वाला सेशन हिस्ट्री का लगा ही हुआ है। उसके बाद 4 बजे वाला बैच जो है हमारा लक्ष्य का चल रहा है। इसकी क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी आज नहीं तो कल से शुरू हो जाएगी दोबारा से। स्टैटिक की मैं आप लोगों को लगभग 6 क्लासेस करवाऊंगा, 6 क्लासेस और करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला सेशन होगा। 10 PM पर मेरा मॉक होता है डेली, रोजाना आपको ये मॉक देना ही देना है, हर हालत में। आधे घंटे का मॉक होता है, इससे बढ़िया मॉक नहीं मिलेगा, मतलब होंगे, मतलब मेरे हिसाब से काफी अच्छा मॉक है, तो आप ये मॉक जरूर दें। बहुत सारे बच्चे मॉक देने आते हैं, तो आप भी दो, कम से कम अपनी रैंक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आज स्पेशल नहीं होती है, ठीक है, उसकी एक स्पेशल क्लास में कंडक्ट कर लेता हूं। जो अगर आज क्लास नहीं होती, स्टैटिक जीके की क्लास रखूंगा, इसके अंदर कोई 1 या 2 टॉपिक आज मैं कवर कराऊंगा। तो स्टैटिक जीके की क्लास होगी, मैं मेंशन कर दूंगा आज मैं क्या करवाने वाला हूं। तो प्लीज ज्वाइन दी सेशंस, जो आपको टाइम लगता है कोशिश करो ज्वाइन करो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम हिस्ट्री के मुद्दे पर। हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार। एक बार सारे बच्चे फटाफट से थम्स अप कर दो। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बताता हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, ये मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, ये सबके लिए नया है। तो अब ये दोनों ज्वाइन करो जब भी सेशन होगा। मॉक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमें अपनी तैयारी का पता चले कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है, तो ये भी जरूर ज्वाइन करें।
स्पेशल में आज अगर कोई टॉपिक हुआ तो वो सबके लिए नया टॉपिक होगा, तो वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। स्टैटिक के बैच में करवाऊंगा सर मैं, अभी ना मेंस का बच्चों का पेपर है ना, तो उसके हिसाब से मैं ज्यादा चीजें देख रहा हूँ, ठीक है। यार ज्यादा बच्चे नहीं आए क्या अभी तक मुझे ज्यादा बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। स्पेशल कहाँ होगा? ऐप पर ही होगा, ऐप पर। सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग में वॉइस अगर वीडियो दोनों मिसमैच हो रहा है, अबे यार मैं कर नहीं पाया, मैंने काफी कोशिश की कि किसी तरीके से हो जाए, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया था कल। एक बार सारे बच्चे लिखो यार, मैं देखूं जरा सारे बच्चे आगे कि नहीं आए। लेट सवेर हो जाते हैं तुम लोग भी, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, फिर से तैयार हो जाते हैं इतिहास की गहराइयों में उतरने के लिए। आर यू रेडी? चलो, हम कल कहाँ थे? कल हम किस गली जा रहे हैं? कल हम यार ऐसा कुछ था कि हमने 26 जनवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली तौर पर कुछ बोल दिया था कि हम लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें आजादी मिले। इसके बाद गांधी जी ने 31 जनवरी की बात एक ऐलान किया था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करूंगा। अंग्रेजों ने इसका कोई फलस्वरूप रिजल्ट दिया नहीं, जहां की गांधी के 11 पॉइंट आए थे। तो जब अंग्रेजों ने कुछ नहीं कहा तो 12 मार्च का समय है, गांधी जी चल पड़े अपने दांडी मार्च के ऊपर। 6 अप्रैल तक दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल को उन्होंने जो है नमक उठाया और सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया। उसके बाद गांधी जी को हो गई जेल। यहां तक हम पहुंचे थे, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। अच्छा, एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 22 अक्टूबर को 11 से 3 बजे तक रेमो सर पटना आ रहे हैं, तो ऑफलाइन मीटअप है, ऑफलाइन सेमिनार है। तो प्लीज जो लोग पटना के आसपास वाले रीजन में है वो 22 तारीख को पटना पहुंचे। इसका फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा या फिर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम लोग प्लस वाले एजुकेटर्स, मतलब प्लस वाले स्टूडेंट है तो हमें ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन आप ये मॉक जरूर दें। ये हर संडे को मॉक होता है, प्लीज मॉक दिया करें। खेलो और जीतो सुबह 6 बजे उठ के तुम लोग, मुझे पता नहीं है कितना करंट अफेयर का मॉक देते हो, लेकिन दे दिया करो, ठीक है। चलो उसके बाद सीजीएल मेंस का एग्जाम, ये सब मेंस वालों को सब बच्चों को पता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैंने कहा यार दांडी मार्च शुरू हो गई है, गांधी जी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चालू हो गया। मुझे एक बार थोड़ा सा याद करवाना, जब मैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कराऊंगा ना, मुझे 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बतानी है, वो एंड में कवर करूंगा, जब मैं गांधी जी के बारे में 2-4 बातें करूंगा। अब मैंने ये बोला कि गांधी जी बोले कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कर रहा हूं। गांधी को जेल वेल में जाना पड़ा। कल हमने साउथ में देख लिया, साउथ में मल्टीपल ऐसी सॉल्ट जो रेवोल्यूशन है वो भी चल रहे हैं, खतरनाक तरीके से बातचीत हो रही है। अब क्या हो रहा है कि गांधी जी को जब जेल में भेजा गया, गांधी जी को जब जेल में भेजा गया, लिखकर पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे ही पढ़ा दूंगा मैं, सिलेबस फिर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे हर चीज लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो हमने बोला कि गांधी जी को जेल में ले गए, तो गांधी जी जेल में जाने के बाद सरोजनी दीदी ने दर्शना रेड की थी, ये चीज ध्यान रख लेना। सरोजनी नायडू जी ने क्या किया था, दर्शना रेड की थी। या थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, मैं अलग से करवाऊंगा उसका, दर्शना रेड, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा। अब सिर्फ मेरी कहानी सुनो, मैं लिख लिख के एक चीज बताऊंगा। मैंने कहा अप्रैल का महीना है 1930 का, एक व्यक्ति है सूर्य सेन। व्यक्ति का नाम क्या है? सूर्य सेन। सूर्य सेन कहता है कि मैं अपनी तरफ से एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहा हूं, और जनरली ये स्कूल में अध्यापक थे। तो ये मान लो कि सूर्य सेन जो है स्कूल में अध्यापक है, और इनको प्यार से बोला जाता है मास्टर दा। अब मास्टर दा ने क्या बोला, यार देखो मैं अंग्रेजों से बहुत हूं दुखी, और मैं चाहता हूं कि आजादी का जो मजा है हम चखें, और मेरे जितने दोस्त हैं उन सब लोग चखें। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ चिटागोंग में पढ़ा रहे हैं मतलब एज ए टीचर। तो इन्होंने एक आर्म्ड रेबेलियन, मतलब वो नहीं प्यार मोहब्बत वाला नहीं कि साहब मुझे छुट्टी दे दो, ये ना, रिबेलियन मूड में आ गए। तो सूर्य सेन जो है एक आर्म्ड रेबेलियन फोर्स तैयार की, और इनके बहुत सारे एसोसिएट हैं, जैसे अनंत सिंह, गणेश घोष, ठीक है, लोकननाथ बाउल, ये इतना है। और एक और याद रखें, कल्पना दत्त, ये सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि हम जाएंगे और हम अंग्रेजों को मारेंगे, पीटेंगे, और झंडा लगाएंगे और तिरंगा लगा के कह देंगे कि हम लोग आजाद हैं। और इसके लिए इन्होंने एक फौज तैयार की, उसका नाम रखा गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि चिटागोंग आर्मरी रेड थी, आर्मी ने बोला हथियारबंद वाली रेड थी। सूर्य सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसको स्कूल टीचर था, तो सब प्यार से बंगाली है तो दा, तो मास्टर दा जोड़ दिया गया कि मास्टर दा है हमारे साथ। इनके साथ कुछ लोग शामिल हैं, जिसमें एक नाम मैंने लिखा कल्पना दत्त का। तो कल्पना दत्त और इनके सब लोगों ने एक आर्मी तैयार की, जिसका नाम रखा गया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इसकी ब्रांच क्या है, चिटागोंग ब्रांच है। इन्होंने एक रेड मारी, और रेड मारने के बाद सब अंग्रेजों को वहां दौड़ा दिया गया, और झंडा लगाया, और फिर आगे बोले कि अब हम आजाद हैं, ये इन्होंने ऐलान कर दिया। और ये चीज ध्यान रखना, ये ना गुरिल्ला वारफेयर में थोड़े से एक्सपर्ट आदमी थे इनके साथ। उसके बाद झंडा लहराने के बाद इनको पता लग गया अंग्रेज करेंगे अटैक, तो ये वहां से जंगलों में भाग गए। तो सूर्य सेन को 1933 फरवरी में पकड़ लिया गया, और इनको फांसी की सजा हुई 1934 में।
तो क्वेश्चन क्या क्या पढ़ सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ सकते हैं चिटागोंग आर्मी रेड कब हुई? 30 में। लीडर कौन थे? सूर्या सेन। प्यार से क्या बोलते थे? मास्टरदा। आर्मी का नाम क्या था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इन्होंने कब रेड करी सर? फरवरी 30 में इन्होंने रेड कर दी थी। पकड़े कब गए? अप्रैल में। पकड़े कब गए? फरवरी 1933 में पकड़े गए, और फांसी की सजा ये शहीद जब हुए 1934 की बात है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। हमने बोला इनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट महिलाओं का नाम है जो हमसे पूछा जाता है। कौन कौन सी महिलाएं? पहला हमने बोला सबसे पहले प्रतिलता वाडकर, जो रेड कंडक्ट करते हुए मारी गई। तो रेड कंडक्ट करते हुए महिला जो जिनकी डेथ हो गई थी, जो शहीद हुई है, वो प्रतिलता वाडकर एक। दूसरा मैंने क्या नाम बोला था? मैंने कहा था कल्पना दत्त। कल्पना दत्त मैंने क्या बोला कि सूर्या सेन तो उड़ रहे, इधर कल्पना दत्त उनसे आगे, ठीक है। तो हमने कहा ही शी आल्सो अरेस्टेड, और सूर्या सेन के साथ इनको लाइव इंप्रिजमेंट हुई, सूर्या सेन को फांसी की सजा, और इनको कहा चलो दीदी आप उम्र कैद में रहो, ये वाला। उसके बाद अगले दो नाम, एक नाम है शांति घोष, एक नाम है सुनीति चंदेरी। शांति और सुनीति ये दोनों क्या है? ये कोमिला जो है जो स्कूल गर्ल है और कोमिला की, जिन्होंने वहां का डीएम आया, डीएम कहता है बेटे आओ, क्या गाया था तुमने? हमने कहा था सर लिटिल लिटिल स्टार वाला हमने पोएम सुनाना चाहते हैं, आओ इधर इधर। आई सामने, ये इनका डीएम खड़ा है, मचा दिया, डीएम का गेम ओवर। ये कब की बात है? ये दिसंबर 1931 की बात है। क्वेश्चन ये आता है किन लड़कियों ने जो चिटागोंग आर्मी रेड में शामिल है डीएम को गोली मार दी? इन्होंने गोली मार दी, ठीक है। तीसरी एक लड़की थी बीना दास, कह रही सर मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम रखते हैं, आओ बेटे लो अपनी डिग्री लो। थैंक यू सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे पास चॉकलेट है। हाँ, तो बिल्कुल प्लाइंट ब्लैंक पर गोली मारी माथे में, किसने? बीना दास ने। तो ये फायर्ड पॉइंट ब्लैंक ऑन द गवर्नर व्हाइल रिसीविंग हिज डिग्री 1932। ये ले रहे हैं असली मजा। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने कहा सूर्य सेन नाम का एक व्यक्ति, चलो तुम बता ही दोगे। हमने कहा सूर्य सेन ने प्रोग्राम चालू किया, ये कब किया सर? कौन सा समय था? समय कौन सा था सर? हम कहेंगे सर 1930 था, 1930। हमने बोला सूर्य सेन को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं सर? हम इनको प्यार से बोलते हैं मास्टरदा। हमने कहा बहुत बढ़िया। इनका प्रोग्राम जो था चिटागोंग आर्मरी रेड थी, आर्मी की रेड थी। इनकी आर्मी का नाम क्या था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ये आर्मी तैयार हो गई, इन्होंने रेड की, और रेड के बाद ये इधर जंगलों में भाग गए। बाद में 1933 में इनको पकड़ा गया, और 1934 में इनको फांसी की सजा हुई, ये भी हमने देख लिया। इनके साथ एक बड़ी शांत स्वभाव की लेडी थी जिसका नाम था शांति। शांति और सुनीति, इन्होंने क्या किया? शांति और सुनीति ने क्या किया सर? अपने डीएम को मारी गोली, डीएम भैया इधर आओ, ये गोली मार दी। अच्छा, कौन महिला का नाम है जिसने अपने गवर्नर को पॉइंट ब्लैंक पर रखकर एकदम कहा सर ये चॉकलेट लाई हूं आपके लिए? बीना दास, याद रख लोगे। किस महिला को सूर्य सेन के साथ उम्र कैद की सजा हुई थी? कल्पना दत्त। क्या नाम था? कल्पना दत्त। इनको उम्र कैद है। यार यही क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये वाला जो स्लाइड मैंने आपको शो किया, तो मल्टीपल पीसीएस के एग्जाम उठा लो, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट है। अगर मैं इस रेड के बारे में सवाल पूछ रहा हूं तो मल्टीपल पीसीएस के सवाल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहीं से बन रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे ये वाला था प्रतिलिता, भाई नहीं है हमें इतनी जल्दी से याद, ठीक है। एसएससी में बहुत बार सवाल पूछे, एसएससी में ये बीना दास वाला सवाल आ चुका है। ऐसे सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनमें से कौन महिला जो है वो चिटागोंग आर्मरी रेड से संबंध रखती है, तो इनमें से कुछ नाम दिए गए थे और पूछा गया था बताओ इनमें से कौन शामिल है, ठीक है। तो पहले टॉपिक अच्छे से क्लियर। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है गांधी इरविन पैक्ट। इससे पहले इरविन पैक्ट करने से पहले हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उसके बाद इरविन पैक्ट करेंगे। इधर अब हमारे पास आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। अंग्रेज ये बोले कि देखो यार हम लोग ना भारतीयों के साथ कुछ तालमेल बिठा नहीं पा रहे, तो ऐसा क्यों ना हम एक मीटिंग रख लें जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स को बुला लेते हैं और उनसे पूछते हैं भैया तुम क्या चाहते हो, फिर हम बताएंगे हम ऐसा करना चाहते हैं। तो दोनों मिल बैठ के जब बात करेंगे तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा। हमें तो इनके ऊपर राजा बन के रहना है, तो कोई सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए की गई थी? सभी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे और क्या इसका सोल्यूशन निकाल पाए, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग जी, हमने कहा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई। पहला कितनी स्लाइड हुई यार? अभी एक ही हुआ है, बच्चा हूं आर्मरी रेड हुआ है, 2-3 स्लाइड हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की तो 1930 से लेकर 31 तक डन। अब हमने क्या बोला, ये पहली बार, अच्छा ये चीज भी देखने को मिली थी, अब तक अंग्रेज ना बड़े एकदम बेकार किस्म के आते हैं, वो कभी भी ना हम लोगों को साथ बिठा के बातचीत नहीं करते थे। वो हमेशा क्या रखते थे, हाँ कर लें चल ठीक है बार बिठाओ, बैठक में बिठाओ, ऐसा वाला रवैया था। पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग और अंग्रेज एक ही लेवल पर बैठकर बात करेंगे, 1 to 1, ये बात रखी गई। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहां पर अंग्रेज और भारतीय इक्वल स्टेटस पे रहकर बात करेंगे। अब इन्होंने सबको कॉल कर दिया, हाँ जी सर, गांधी जी आ जाओ, जवाहरलाल नेहरू आ जाओ। तो जब इन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस रखी ना, तो सबसे पहले कांग्रेस ने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं जा रहा, ये पहले वाला रूल था। अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस को चेयर किसने किया? भाई ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है राम से मैकडोनल्ड, ये याद रखना, मैकडोनल्ड का बर्गर खाने वाला राम से मैकडोनल्ड है। कांग्रेस और जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेस लीडर थे उन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मना कर दिया, दूर से कर दिया, भाई ले ले राम राम, तो मना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 16 डेलीगेट जो थे वो 3 पॉलिटिकल पार्टी जो ब्रिटेन से रिप्रेजेंट कर रहे थे और 57 पॉलिटिकल लीडर जो हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे
ठीक है, माइनस कर दो इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कितने गजब सवाल बन रहा है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 30 से लेकर जनवरी 31 तक चली। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार सब लोगों को कहा कि भैया आ जाओ, हमने कहा नहीं आ रहे। कौन? कांग्रेस जनरली आपको याद रखनी है। इसमें राम सिंह मैकडोनल्ड ने चेयर की, हाँ भैया मैं हूं यहाँ लेता, बोलो क्या कहना चाहते हो। 16 ब्रिटिशर की तरफ से लोग बैठे थे, 57 हमारी तरफ से, जिसमें दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो B.R. अम्बेडकर, ये इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, और दूसरा तेज बहादुर सप्रू। ये आदमी शामिल तो बहुत थे, लेकिन हम ये दो इसलिए याद रखने हैं क्योंकि ऑल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये दोनों लोग शामिल थे। तीनों कॉन्फ्रेंस में गए थे लोग, तीनों कॉन्फ्रेंस में गए थे। डन है, थोड़ा और आगे चलो। चलिए, अब हमने कहा हर एक समुदाय से कोई ना कोई पार्टिसिपेंट तो गया है। कि मुस्लिम वाले कह रहे भैया हमारे ठेकेदार ये है, चल भाई। हिंदू महासभा वाले ये है, ठीक है। स्टैटिक जी की कितनी क्लास हो चुकी है यार? अभी 2 क्लास में विपुल, वो वाला पढ़ लेना, 4 बजे वाली क्लास है वो। सबसे पहले हमने कहा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में कौन गए? एक तो अली जिना, ये तो सबसे पहले तैयारी रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद साफी, आगा खान, जो इंपॉर्टेंट उनके ऊपर गोला लगा देता हूँ। जिना गए हैं, आगा खान गया है, मोहम्मद अली गया है, ठीक है, बाकी छोड़ दो। हिंदू महासभा से कौन गए हैं? MS मुंजी, MR जयकर, अगर पढ़ सकते हो। इंडियन लिबरल से तेज बहादुर सप्रू एक, बस। श्रीनिवास शास्त्री पता कौन था? अगर याद करना हो तो। कॉन्फ्रेंस में होता क्या है? वही इधर उधर की बातें। बताओ तुम क्या चाहते हो? अच्छा, इंडिया में तुम चाहते हो कि पुलिया बने, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं नई एक्सप्रेस वे बने। मतलब वही बातें सिर्फ, जो उनको लगता है कि यार किस तरीके से। थोड़ा सा स्लो चलने दो सर। अच्छा, तेज हो गया क्या? मैं तेज हो गया क्या? सॉरी सर, मैं स्लो होता हूँ। देखो अभी मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 30-31 नवंबर शुरू हुआ प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि हम लोग सारे जो हैं बैठ के बातें करें, अंग्रेज भी और हिंदू, मतलब ये इंडियंस भी। इन्होंने बैठ के जब वादा किया कि हम लोग बात करेंगे, तो कांग्रेस ने बोला भाई देख, मुझे तो तुमने सोचना मत कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, ठीक है मत आओ, तो जाओ। तो कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया, पहला कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करूंगा। 16 ब्रिटिशर्स के लोग बैठे हैं, 57 अपने लोग बैठे हैं, जिसमें 2 लोगों का नाम मुझे हमेशा याद रखना है, एक तो B.R. अम्बेडकर, एक तेज बहादुर सप्रू। क्यों? क्योंकि ये तीनों कॉन्फ्रेंस में गए। इनकी CDS में इनको कॉल आई, तीनों कॉन्फ्रेंस में कॉल आई इनको। इनका सही बात। अब हमने कहा कि बहुत सारे लोग शामिल थे, 57 लोग, 57 लोग, उनमें से कुछ एक लोगों का नाम याद कर लो। जैसे अली जिना, आगा खान, ये दोनों थे। हमने कहा कोई बात नहीं। हिंदू महासभा से MS मुंजी भाई साहब थे, आने दो। लिबर मुंजी, मुंजी मतलब कंजूस, तो इनको किसी ने कहा होगा भैया फ्री टिकटें मिल रही हैं, हाँ मैं चल पड़ूंगा, ऐसे करके याद कर। अगली बात, लिबरल वाले, खुले विचारों वाले एक तो तेज बहादुर सप्रू हैं, और दूसरे श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री क्या कह रहे थे? सर ये वही आदमी है जब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाला जो प्रोग्राम था ना, जब गोपाल कृष्ण गोखले डेथ हो गई थी, तो यही आदमी अध्यक्ष बने थे। 1915 की बात कर रहा हूं मैं। तो श्रीनिवास शास्त्री वहां से याद कर लेंगे, ठीक है। सरदारों को उज्जवल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए सरदार उज्जवल सिंह याद होगा। अनटचेबल कौन है भाई? अनटचेबल डिप्रेस्ड क्लास के उत्तरदायित्व कौन संभाल रहे हैं? B.R. अम्बेडकर, ये भी हो गया। अब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दिया। अरे भैया यही तो गलत कर दिया अम्बेडकर ने। जब तक हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हम ये कहते हैं कि राम से मैकडोनल्ड ने हमें दिया था, लेकिन तुम देख रहे हो डिमांड कहां से आई थी। ये डिमांड देख रहे हो कहां से आ गई। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि डिप्रेस्ड क्लास को अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दो। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे अभी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन दिया था भूपेंद्र नाथ मित्रा, बाकी छोड़ सकते हैं। वैसे तुम्हें बताऊं, जब मैं SSC के अदर बैचेस को देखता था, मतलब जब मैं पहले देखता था कि एक्चुअल में चीजें होती क्या, तो इन लोगों को सबका नाम नहीं बताया जाता था, सिर्फ बोला जाता था B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू शामिल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ SSC का लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो अब मुझे इन नामों को देखना पड़ेगा। और यही नाम जो मुझसे बच्चा पूछता है कि RO की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाहर नहीं है, आपको बस PYQ लगाने हैं, जो भी आप पेपर की तैयारी करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? आ गया। नेक्स्ट आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बस इससे पहले वापस चलेंगे, अब हम कहानी को बैक गियर में लेते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर ली, हाँ जी सर हमने कर ली। अब वापस आओ, ले ले राम राम, यहाँ पे आ जाओ। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है जनवरी 25 की बात है, और हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ है? ये रहा सर, ये सितंबर की बात है। अब इसके बीच में हमने देखा यार राउंड, ये गांधी इरविन का पैक्ट पहले साइन हो गया। अब देखो कैसे अंग्रेज सारे बैठ के बात कर रहे थे यार। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब किया था, तो हमें लगा था कि सारे बड़े नेता आएंगे, कांग्रेस नहीं आया, बिजनेसमैन लोग नहीं आए, और जबकि कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर हमें इंडिया के अंदर अपनी पैंठ जमानी है, अगर इंडिया वालों से अपनी साठगांठ करनी है, तो कांग्रेस को तो बुलाना पड़ेगा। अभी इस चीज का इनको काफी बुरा भी लगा, और उस वक्त का वॉइसरॉय है इरविन। राम से मैकडोनल्ड ने कमरे में 2 झापड़ मारे, क्या हो रहा है ये, मेन पार्टी आई नहीं, तू चौड़े में कह रहा है कि मैंने सब बंदे बुला लिए, कहाँ है वो बंदे तेरे। तो गांधी इरविन एक पैक्ट हुआ। इरविन ने कहा गांधी जी आ जाओ, मुझे थप्पड़ बहुत जोर से लगा, एक बार आ जाओ, बातचीत करेंगे थोड़ा। तो 25 जनवरी 1931 में गांधी जी और जितने अदर मेंबर थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, इनको मिलने के लिए बुलाया गया इरविन ने बोला। तो इसी गांधी इरविन पैक्ट को कभी कभी हम लोग दिल्ली पैक्ट बोल देते हैं, आल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट, या इसी को दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। कब की बात है सर? 5 मार्च 1931 की बात है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे आ जाओ। अब हमने क्या बोला, इरविन ने क्या बोला, देखो इरविन बोला गांधी जी एक चीज मुझे बताओ,
आप पहली मीटिंग में क्यों नहीं आए? आपके खाने का इंतजाम था, बढ़िया कमरा सेट था, सेवा के लिए सब लोग मौजूद थे, क्यों नहीं आया? गांधी बोले कि देखो यार, एक तो तुमने ना मेरे सारे आदमी को जेल में बंद कर रखा है, मैंने फोन किया, मेरे कपड़े सिलने वाला टेलर वो जेल में बंद है, तो पहली बात तो मेरे लोगों को जब तुम जेल से निकालोगे तभी तो मैं कुछ काम करूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है। कह रहा और क्या चाहते हो? कह रहा एक मेरी रिक्वेस्ट मान लो। इन्होंने कहा यार एक तो मैं तुम्हारे सारे आदमी को रिलीज कर दूंगा, लेकिन तुमने वो जो नमक वाला प्रोग्राम चालू किया था, अब घर घर में नमक बन रहा है, हमारा नमक कोई खरीद नहीं रहा, उस सिविल डिसोबीडियंट को बंद कर देना। इसने कहा ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा। इन दोनों के बीच में मामला सेट हो गया। तो इन्हें क्या हुआ, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर। देखो पॉलिटिकल प्रिजनर और खाली प्रिजनर में अंतर होता है। एक होता है राजनीतिक तौर पर किसी को बंदी बनाया गया हो, मतलब उसने कोई स्पीच ऐसे दे दी हो कि इस जंगल को भून देंगे, ये कर देंगे, राजनीतिक तौर पर, तो वो पॉलिटिकल प्रिजनर। उसको ना आम प्रिजनर के साथ नहीं रखा जाता, उसको पढ़ने के लिए किताबें दी जाती है, सेल थोड़ा ठीक ठाक होता है, न्यूज़पेपर दिया जाता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर है। एक होता है डकैत गुंडा, सर में चाकू मार के आया है, तो उसको थोड़ा अलग हिसाब से रखते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला, रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, कि भाई जो भी फाइन बचा उसको माफ कर दो, ठीक है, हमने कहा ठीक। उसके बाद रिटर्न ऑफ लैंड जो नॉट सोल्ड, ये कह रहे जो भी तुमने लोगों से जमीन हड़पी है और तीसरी पार्टी को बेच दी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होगा तुम्हें, लालची हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो तो वापस कर दो। कह रहे चलो वापस कर देंगे। उसके बाद कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट में इंडियंस आए हुए हैं, जितने भी तुम्हारे साथ आए हुए हैं, उन लोगों के ऊपर ना थोड़ा अपना व्यवहार लीनियंट रखो। तुम क्लर्क एक अंग्रेज है, एक हिंदी है, हिंदी वाले को जीना मुश्किल कर रखा है, तो उस पर थोड़ा लीनियंट रखो। तीसरा इन्होंने बोला कि जो भी कोस्टल विलेज है, जो तट के किनारे हैं, उनको नमक बनाने के आदत, वो शहर नहीं जाते नमक लेने, वहीं बना लेंगे, वहीं खा लेंगे। उसने कहा ठीक है। उसके बाद कह रहे सेल नहीं करेंगे, खुद तो खा लें, कह रहे ओके। उसके बाद पीसफुल नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, जो भी तुमने इमरजेंसी ऑर्डिनेंस लगा रखे हैं उनको हटा दो। तो ये सारी बात गांधी और इरविन के बीच में चल रही थी। लेकिन एक मुद्दा निकल कर आया, जब गांधी ने इरविन पैक्ट साइन किया ना, गांधी इरविन पैक्ट जो प्रोग्राम था, इन्होंने सारे प्रिजनर को छुड़वा दिया, लेकिन राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये भी तो जेल में बंद थे, और इनका ऐलान हो चुका था कि इनको फांसी देनी है। तो गांधी जी को एकदम अड़ जाना चाहिए था ना, कि सर से सर बजा दूंगा, टकले से टकला फोड़ दूंगा, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था ना, कि इनको भी तुम बिल्कुल फांसी नहीं दोगे, अगर इनको दे दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ ज्यादा बोला नहीं, तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि हमारे 3 क्रांतिकारियों को शहीदगी जो है वो मिल गई, क्योंकि अगर गांधी चाहते मे भी ये प्रोग्राम टल जाता, बाकी डिपेंडिंग सोल्यूशन क्या था। अब 1931 की बात है, मार्च 1931 एक स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का कराची में, जो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात कर रहा था। जब गांधी जी वहां से वापस आ रहे थे, तो पहली और आखिरी बार ऐसा था जब गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, ले भैया गांधी, ले भैया। तो ऐसा क्यों दिखाया गया था? ऐसा इसलिए दिखाया गया था, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव था, इनको फांसी हो गई थी, इनको फांसी हो गई थी। तो फांसी जब हुई थी, तो भगत सिंह की पहले एक पार्टी बनी हुई थी, जिसका नाम क्या था, पंजाब नौजवान भारत। इनके सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए, नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे भैया, नहीं छोड़ेंगे, ये काला झंडा लो। 23 मार्च को फांसी हुई है, ये 6 डे आफ्टर द सेशन लिखा हुआ है। डेट जो है 5 मार्च को रिप्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली पैक्ट साइन किया गया था, ये वाला सिचुएशन। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। वल्लभ भाई पटेल, एक ही बात है भाई, तुम पटेल को अलग मत समझ लेना, ये वाला। अब गांधी जी एग्रीड है, गांधी जी एग्रीड हो गए कि इरविन से बातचीत करने के बाद मुझे बहुत बेटर लग रहा है, अब मुझे चलना चाहिए इनकी पार्टी की तरफ, मतलब जो इन्होंने वादा हमसे लिया था कि हम लोग आएंगे। क्या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और सत्याग्रह एक ही है? नहीं यार, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अलग है और सत्याग्रह अलग है। सत्याग्रह मूवमेंट, सत्य की राह पर हम लोग चलेंगे, कुछ आजादी पाएंगे। सिविल डिसोबीडिएंट हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी चीजों को डिनाइल मोड पे करते हैं, ऐसा वाला था। हाँ, इरविन और ये दोनों मान गए थे। यार इन्होंने क्यों नहीं रिक्वायर तीनों की फांसी, है तो गांधी जी जानते हैं, मैं उनकी जगह कैसे जाता? अगर मैं पुराने जन्म में गांधी होता तो मैं बता देता, अभी तो इनकी मन की मर्जी है। कराची सेशन रिपीट करता हूं, देखो कराची सेशन क्या हुआ था, कराची में सेशन होना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल सेशन के अध्यक्ष थे, तो गांधी जी वहां गए हुए थे मीटिंग में, तो वहां पर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हुई। इन्होंने कहा यार मैंने इरविन से बात कर ली है, हम सब लोग को चलना है। उन्होंने कहा सबको रिलीज कर देंगे। किस किस को रिलीज किया? यार मल्टीपल लोगों को रिलीज किया, जो भी नेता अंदर बंद थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता बंद थे, उन सबको रिलीज कर दे, जाओ, ऐसा वाला। तो जब वापस आए तब पहली बार वो काले झंडे दिखाए गए थे, ठीक है। पाकिस्तान वाले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो रो देंगे फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने देख लिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फिर एक दर्जा दिया गया। अच्छा एक बार पढ़ लो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सीरीज ऑफ मीटिंग हुई थी, 3 सेशन हुए थे, जिसके अंदर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस रखा था वो रिव्यू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। साइमन कमीशन आया था, वो अपनी रिपोर्ट देकर चला गया था। अच्छा, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, कितने वॉल्यूम में दी थी? कितने वॉल्यूम में दी थी? 2 वॉल्यूम में दी थी, ये कल भी हमने बताया था, 2 वॉल्यूम में दी थी। ये कॉन्फ्रेंस जो लंदन में रखी थी, लंदन घूमने का मौका है। रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 आया। दोबारा बोलूं ये सर लाइन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक सीरीज ऑफ मीटिंग है, एक सीरीज ऑफ मीटिंग है, ठीक है। ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि भारतीयों के लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1919 का एक्ट बनाया था, इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 30 में आई थी, इन्होंने रिपोर्ट पढ़ ली, रिपोर्ट पढ़ने के बाद बोले कि हम लोग मीटिंग करके कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सारी की सारी मीटिंग लंदन में रखी गई, कह रहे इंडिया में तो रखेंगे नहीं, मान लो कोई इंडिया में मीटिंग रखी, कल को कोई क्रांतिकारी भड़क गया, हमारे सारे नेता मार दिए,
तो लंदन में रखेंगे। रिजल्ट ये हो गया कि इस मीटिंग के बाद कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ये लागू कर दिया। ये हमें समझना है। गांधी ने बोला आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, पर मैं इनको नहीं माफ करूँ, कोई बात नहीं, इनको अच्छी बात है, छोड़, गुस्सा नहीं लेते, जाने दो। अब आते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वाइसरॉय ऑफ इंडिया इरविन भाई साहब थे। प्रधानमंत्री वो मैकडोनल्ड के बर्गर बेचने वाला बंदा है। उसके बाद हमने बोले जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी तो नवंबर 30 से लेकर जनवरी 31 तक, पता है। इसको ओपन किया था वहां के किंग जॉर्ज फिफ्थ ने नवंबर 30 में, जिसको राम से मैकडोनल्ड ने चेयर किया। हमने कहा ठीक बात है। पहली कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों और भारतीयों में इक्वल हुई थी, तो पढ़ चुके हम लोग सारा। अब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात। भाई सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारी बातें? तो थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास में सारे थम्स अप करो। डाउट देख लो एक बार, ये डाउट कौन सा रह गया था सर? सब ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, वो पता क्या है, वो स्लाइड मैंने सेट की थी, इसमें ना मैं बता इसलिए रहा था, मैं यहां से शुरू हुआ था। गांधी इरविन, गांधी इरविन पहले लगा हुआ था, लेकिन ये आना चाहिए था फर्स्ट राउंड टेबल के बाद, इसीलिए आगे पीछे जा रहा है। जनवरी 25 5 मार्च में कंफ्यूजन हो रहा है। आओ भाई जरा इस कंफ्यूजन का खत्मा किया जाए। देखो जी, ये क्या कह रहा है कि जनवरी 25 को गांधी जी ने अपने सभी मेंबर को कांग्रेस वर्किंग को रिलीज करने के लिए बात की थी दिल्ली में, लेकिन 5 मार्च को ये मीटिंग का एंड हुआ था। ठीक है, डाउट बॉक्स में बीपीएससी में पूछा गया था भाई, क्वेश्चन साथ में लूंगा ना, मतलब एंड वाली चीजें हैं ये एंड वाली चीजें हैं। यार ये वाला सवाल तो अगर तुमने थोड़ा सा मेरा सेशन ठीक ठाक देखा है तो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले ही बता दिया था। मैंने कहा था 19 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात, एक बार रिकॉल करो जरा, हमने कुछ ऐसा बात पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा भाई। नोट सही है ये वाले, यही तुम्हें नोट्स मिलेंगे, यही तुम्हें नोट्स मिलेंगे। सर अर्जुना बैच में आज से कुछ नया, अगर आप परमिशन दे तो। कुछ नया नया क्या परमिशन है भैया, करो कुछ। चलो, हमने बोला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। नहीं नहीं नहीं, कोई बुक बाय नहीं करनी है, कोई बुक बाय करनी नहीं। क्यों करोगे इतनी बुक, जब मैं तुम्हें सारी डिटेल दे ही रहा हूँ, पूरी स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ ही रहे हो। कराची वाले, कराची में था ही नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। कराची में एक सेशन रखा गया, गांधी को बोला भैया आज सारे बैठ मीटिंग करेंगे। गांधी बोला यार मैं एक इरविन पैक्ट साइन करके आया हूँ और इस पैक्ट के थ्रू हम लोगों को ना सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। जब वापस आ रहे थे काले झंडे दिखाए, भैया हम 3 लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये वाली प्रैक्टिस के लिए पूछा, कोई प्रीवियस ईयर थे, कोई प्रीवियस ईयर। हिस्ट्री के लिए कितने लेक्चर होंगे? हिस्ट्री के लिए बहुत लेक्चर होंगे। पीडीएफ नहीं मिलता सर, यार ये पीडीएफ तुम्हें ही मिलेगा आफ्टर द क्लास, आधे घंटे बाद डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा पीडीएफ। चलो अब हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है ये? हिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है यार? 2 से 5 सवाल तो मिनिमम आते ही आते हैं। और अगर तुम बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री अलग वेटेज रखता है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद मैं एंशिएंट शुरू करूंगा। गांधी जी रिटर्न, वो एसएस राजपूताना, एसएस राजपूताना। चलो देखो देखो देखो, देखो। यार एक साथ मिलने के लिए पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर इसको हम एक साथ देंगे। आ जाओ सर, एंशिएंट बहुत बोरिंग है यार, हम लोगों को तो मॉडर्न भी थोड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है, तो मजा सा लग रहा है। वो भी ऐसी स्टोरी थी, वो भी ऐसी स्टोरी है, कोई ज्यादा ऐसा फर्क नहीं है। देखो हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कांग्रेस तैयार होगी कि हम लोग दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलेंगे, सब लोग कहे ये मजा आ गया। चलो फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए सब लोग तैयार। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होना था, सितंबर से दिसंबर का मामला है। तो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक के लिए कॉन्फ्रेंस रखी। महात्मा गांधी को फोन किया, भैया तैयार हो तुम लोग? उन्होंने कहा तैयार है। तो हमने कहा महात्मा गांधी जो है कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गया, इनके साथ मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी देवी, मैं औरतों को रिप्रेजेंट करूंगी, मुझे ये काम अच्छे से आता है, मैं कर लूंगी। तो चलो भाई तुम भी चलो। इधर से मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं एक ठंडे स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए, वो मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने कहा डन। गांधी जी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव गए एज अ पॉलिटिकल लीडर, पहुंच गए। इन्होंने वहां पर बात की कि जितने भी अनटचेबल्स हैं उनको, अनटचेबल्स वाला प्रोग्राम आपको देखना है, माइनॉरिटी ट्रीट नहीं करना है, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा मुस्लिम के लिए, ये सारी बातें गांधी जी ने रख दी। इधर से ये जितने क्लेम थे, ये देखो यार ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मियाँ बीवी घर में 36,000 जूत बजाएं, लेकिन जब तुम बाहर चले जाओ किसी के सामने तो ये बात तुम्हें समझाई जाती है कि तुम घर में जो मर्जी बोलो, जो मर्जी लड़ो, थर्ड पर्सन के सामने बोलना नहीं। जब मैं ये बात समझ गया तो ये क्यों नहीं समझे? इन्होंने कहा था क्लेम रिजेक्टेड बाय द इंडियन अदर पार्टिसिपेंट, नाम है BR अंबेडकर। इन्होंने कहा भैया मैं इन क्लेम्स को मना करता हूं। ठीक है सर, मिडिल करवाएंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। अब
नो एग्रीमेंट वुड बी रीच द डिमांड फॉर द, देखो अभी इन्होंने कहा भैया कोई ऐसा डिमांड, गांधी जी कह रहे हैं यार भाई मुझे तो समझ नहीं आया तुम क्या बात कह रहे हो, तुम मेरी डिमांड मानने को तैयार नहीं, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं, मैं चला अपने घर, लंदन घूम लिया, मेरे को बढ़िया लगा लंदन देख लिया, अब मैं चला वापस। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। सेशन गॉट डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब तू कुछ कह रहा है मैं कुछ कह रहा है, मैं कह रहा हूं तीर चलेगा तुम कह रहा बंदूक चलेगी, डेडलॉक लग गया, ठीक है, गॉट डेडलॉक ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज, और इसके बाद वापस आ गए। यहाँ पर डिमांड रखा गया था मुस्लिम को, डिप्रेस्ड क्लास को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, इन सबको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इन सब चीजों को माइनॉरिटी पैक्ट बोला जाता है। आज से पहले वर्ड मैंने सुना ही नहीं कि माइनॉरिटी पैक्ट कब यूज किया गया। माइनॉरिटी पैक्ट बोला गया था डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, इन सब को हम माइनॉरिटी पैक्ट के अंदर शामिल करें और इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे। ये बार बार सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों बोल रहे हो? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन वोट करेगा, एंग्लो इंडियन को एंग्लो इंडियन वोट करेगा, जो जिस कम्युनिटी का वो उसी को वोट करके जिताएगा। हो गया मामला डन। गांधी जी का भाई अपने को लेना देना नहीं, अपन तो वापस आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ये हल्का सा जो बीज था वो पेड़ बन गया, हल्का सा जो बीज था वो पेड़ बन गया, और इसी को बोला गया कम्युनल अवार्ड, या इसी को बोलते हैं राम से मैकडोनल्ड अवार्ड। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब क्या होता है? एससी एसटी। डिप्रेस, देखो अब तुम ये समझ के चलो, जिन लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, जिन लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है वो डिप्रेस्ड ही तो रहेंगे, तो उन्हीं लोगों को उठाने के लिए बात बोली गई थी, ठीक है सर। क्या ये व्यवस्था सही थी आपके अनुसार? देखो यार उस वक्त, आज की देखो, आज का हमारा जो माइंड पर्सपेक्टिव है ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, हम कुछ और विचारों से देखते हैं, उस वक्त का सोच और समझ कुछ और थी, सिनेरियो बिल्कुल अलग था, तो हम लोग उसको ज्यादा कंपेयर नहीं करते। चलो आगे आ जाओ। अब आता है द कम्युनल अवार्ड जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड 16 अगस्त 1932, ठीक है। हमने कहा सही बात है। इन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश पॉलिसी के हिसाब से मैं डिप्रेस्ड क्लास को एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो दो। लेकिन पेपर में सवाल आया कि जब डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया? भाई देखो कम्युनल अवार्ड जो है इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसका नाम है लोथियन कमेटी। भाई हमने तो ये वर्ड ही नहीं सुना, आज की बात पढ़ेंगे, लोथियन कमेटी। इसी इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी ने बोला था कि डिप्रेस्ड क्लास को तुम रिप्रेजेंटेशन दे दो। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी डिप्रेस्ड क्लास है उसको 78 रिजर्व सीटें दे देते हैं। अब इन्होंने बोला कि इसके बाद में हम लोग मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, इन सबको भी देखेंगे, ठीक है। इवन टू द मराठा सम सीट बॉम्बे के अंदर दे देंगे। ये देखो पूरी भारत को ना तोड़ रहे हैं। अब जैसी अवार्ड निकला, सबसे पहले आवाज किसकी उठी? गांधी की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही मना करके आए थे वहां पे, लंदन में गए थे कि मैं नहीं चाहता भाई ऐसा कुछ हो। और फेवरेबल कौन था व्यक्ति? फेवरेबल कौन था इस चीज के? बी आर अम्बेडकर। गांधी, बी आर अम्बेडकर आमने सामने। तो कांग्रेस इसके फेवर में नहीं थी, कांग्रेस वाज नॉट इन द फेवर, कांग्रेस जो है गांधी के अंडर चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? पापा अंग्रेजी, मम्मी देसी। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? कि पापा विदेशी है, मम्मी देसी है। जैसे कोई अंग्रेज यहाँ पे आया, अंग्रेज गली में घूम रहा था, आज मौसम, ओह कितनी सुंदर लड़की, कैसी हो? अच्छी हो, शादी करोगी? कर लूंगी। तो उनकी शादी हो गई, तो जो बच्चा वो एंग्लो इंडियन हो गया, ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन हो गया, ऐसे वाला। तो यहाँ गांधी जी से देखो, अब हर एक का ना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि लोगों को बांटो मत, देश टूट रहा है इससे। लेकिन बी आर अम्बेडकर भाई देश तो तक टूटेगा ना, उन लोगों को पहले से बुरा ट्रीट कर रहे हो, उन लोगों को पहले ही बुरा ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा वाला। तो हमने कहा कांग्रेस वाज नॉट इन द फेवर ऑफ चेंजिंग द कम्युनल अवार्ड्स, बट इन्होंने मना कर दिया। अब इसके लिए क्या कर दिया? एफर्ट लगाए गए कि भैया डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये है वो है। अब इनके बीच में सीधा एक बात हो गई, गांधी जी ने बोला तुम्हें लाना है लाओ, तुम्हें करना है करो, अगर तुम ये चीज करोगे तो भैया मैं तो जा रहा हूं जेल के अंदर, और ये यरवेदा जेल जो है यही मेरा मंदिर बनेगा, और यही मैं भूखा रहूंगा, और तब तक भूखा रहूंगा फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक तुम मेरी बात ना मान लो। अब ये बात भाई काफी बड़ा नेता है और काफी लोग इनको मानते हैं, तो सब लोग कह रहे हैं नहीं यार नहीं। दोबारा रिपीट करता हूं, अभी तो कुछ बात हुई नहीं वैसे। मैं कह रहा हूं कम्युनल अवार्ड के लिए रामसे मैकडोनल्ड ने बोला कि मुझे एक कमेटी थी, लोथियन कमेटी, उसने बोला ऐसे ऐसे डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंटेशन दे दो तो चल जाएगा काम। ऐसे बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन की बात की, मुस्लिम को, यूरोपियन को, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, डिप्रेस क्लास को। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगेंस्ट है कांग्रेस, वो तो डिप्रेस क्लास को लेकर, कि डिप्रेस क्लास को नहीं, ठीक है, नहीं देना मुझे। तो इधर से बी आर अम्बेडकर फेवरेबल कमेंट में था। सर मेरा कमेंट नहीं लिया, आपका कमेंट क्या था सर? यार पता कई बार ना मैं ऐसे खो जाता हूँ स्क्रीन में, तो कुछ कुछ कमेंट छूट जाते हैं मुझसे, है ना, तो मैं एक साथ ले लूंगा सबके कमेंट। तो इन्होंने क्या बोला? फास्ट अंटिल डेथ, कि मैं एकदम मेरी बात नहीं मानो मर जाऊंगा। तो बी आर अम्बेडकर इधर से थोड़ा सा ना उनको समझाने लगे कि सर ये कम्युनल अवार्ड था क्या? भैया सीता कौन थी? यही तो कह रहा हूँ, वो डिप्रेस्ड क्लास के लोग जो अलग से उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने की बात चल रही ना, वही था। कि जो लोग एससी एसटी वाले हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम लोगों को तुम्हारी लोग वोट करेंगे, तुम ही जीत के आगे आओगे। गांधी बोले ऐसे बांटो मत भाई, पूरे भारत तुम तोड़ दोगे ऐसे, कहीं मुस्लिम अलग हैं, क्रिश्चियन अलग हैं, सिख अलग हैं, डिप्रेस्ड अलग हैं, एंग्लो इंडियन अलग हैं, तो टूट ही जाएगा ना पूरा। तो कह रहे नहीं,
तो पूना पैक्ट साइन किया गया, ये बात है 24 सितंबर 1932 की बात है। पूना पैक्ट, अभी पूना पैक्ट था क्या? गांधी और बी आर अम्बेडकर को साथ बिठाया गया। इधर गांधी से बी आर अम्बेडकर है, अच्छा चाचा गांधी जी, ए चाचा। तो जब आपस में बातें होगा सोल्यूशन कैसा? तो इनके बीच में एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, इनके बीच में आया मदन मोहन मालवीय, एक नाम याद कर लेना, और दूसरा एमसी राजा, इन दोनों को याद करना। तो मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा को बुलाया गया कि भैया देखो बात करो गांधी। फिर मदन मोहन मालवीय, अरे सुनो ना, हाँ क्या कह रहे थे? तो फिर इन्होंने बात की, और बात का सोल्यूशन क्या निकला? इन्होंने कहा कि जो भी डिप्रेस्ड क्लास है उनकी सीटें बढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। 71 से बढ़ाकर 180 148 कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ ही रहेंगे ना, तो बांटना भी नहीं पड़ेगा, सीटें बढ़ा दो उनकी। उसने कहा ठीक। यही पूना पैक्ट का सोल्यूशन था। पूना पैक्ट के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? कम्युनल अवार्ड आए। कम्युनल अवार्ड में एक डिप्रेस्ड क्लास को अलग से रिप्रेजेंटेशन देंगे। गांधी जी अगेंस्ट, बी आर अम्बेडकर फेवर, दोनों के बीच में झगड़ा। दोनों के बीच झगड़े में गांधी का यरवेदा जेल, कह रहे भैया मैं जेल में बैठा हूं और मर जाऊंगा, लुटे जाएंगे मर जाएंगे वाला गाना गा दिया। तो सब लोग कह रहे भाई इनको मिलाया जाए। तो इनको मिलाने के लिए दो लोग सामने हैं, एक तो एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय। हमें सिर्फ इन व्यक्ति का नाम पता है, लेकिन आज के बाद दोनों याद रखेंगे। तो एमसी राजा, मदन मोहन मालवीय ने, दोनों ने बातचीत की कि देखो सर आपको एग्री करना पड़ेगा। अब इसके बाद 71 सीटें पहले थी, कह रहे सीटें बढ़ा दो, अलग मत करो, 148 सीट कर दी। ठीक है, अब साइन हुआ यरवेदा जेल के अंदर, पूना के अंदर। इंडिया वाज साइन बाय मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर। गांधी ने कहा मैं नहीं लिखूंगा, टूट गया मैं तो मदन मोहन मालवीय मैं साइन करता हूं, ये ठीक है, इधर बी आर अम्बेडकर लो साइन करो। तो दोनों एग्री कर गए। तो इसे ही पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूं, देखो तुम हो बी आर अम्बेडकर, मैं हूं गांधी। तुम कह रहे हो डिप्रेस क्लास रिप्रेजेंटेशन दो, मैं कह रहा नहीं दो। तो मुझे दो चार लोग तुमसे फालतू जानते हैं, मैंने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो भूखा रहूंगा, और भूखा रहते रहते मर जाऊंगा। तो तुमने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, सब लोग दबा रहे, क्या कर रहे हैं यार, सर मर जाएंगे, तो कुछ जुगाड़ लगाओ। तो इसी के बीच में जीरो और केएस, एमसी राज और मदन मोहन मालवीय ये मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा सर मान जाओ, देखो वो भी मान गए। तो मैंने कहा कितने माना? कह रहे अलग नहीं करोगे लेकिन सीट बढ़ा दो। मैं ठीक है चलो, मैं साइन नहीं करूंगा, देखो मैं नाराज हूं हल्का अंदर से। तो ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने साइन कर दिया, इधर बी आर अम्बेडकर ने साइन कर दिया, चलो हो गया, यही था। ठीक है चलो। सर ये गांधी के जेल वाला समझ नहीं आया यार। गांधी के जेल इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ तैयार भी नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, इसने वो भी एंड नहीं किया था। तो अंग्रेज कह रहे थे पकड़े जेल में ले जाओ। तो यरवेदा जेल में बैठा हुआ था और कहता मैं मर जाऊंगा, ये वाला। ठीक है, तो यरवेदा जेल को अपना मंदिर बना लिया, कह रहा वहीं बैठ के सारी किताबें पढ़ूंगा, ये मेरा मंदिर है। तो यहीं बैठे बैठे सारा प्रोग्राम चल रहा था, लोग जेल में मिलने आ रहे, गांधी जी से मिलना, हाँ भैया क्या पूना पैक्ट नहीं मिलूंगा, जाओ कैद होने जाओ। तो वैसा वाला सिनेरियो था। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। अब आता थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तुमने पढ़ लिए। देखो अब आता है नवंबर दिसंबर 1932, ये कहानी है। देखो दो तो इनके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पिट गए। तीसरे में फिर से कांग्रेस आओगे यार, चल मैं काम कर, अभी तो पूना पैक्ट साइन किया था। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तो इसके अंदर सिर्फ 46 डेलीगेट जो है जिन्हें अटेंड किया। अगर पेपर में सवाल ये आ रहा है सबसे कम लोग जिस मीटिंग में गए या जिस कॉन्फ्रेंस में गए वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। कांग्रेस ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया। और सिविल डिसओबीडियंस, सीडीएम का मतलब वही है, सिविल डिसओबीडियंस, ये चल ही रहा है। और गांधी ने क्या किया था? गांधी ने देखो शुरू में इरविन के साथ पैक्ट साइन किया था कि चलो मैं बंद कर दूंगा, बंद अभी तक नहीं किया। ये 32 की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद और अगर तुम नथुराम गोडसे वाली किताब पढ़ लोगे तो तुम्हें बिल्कुल यकीन दिलवा देंगे उनकी सही मारा। तो इसलिए किताब मत पढ़ना। उसका लेबर पार्टी आल्सो डिड नॉट अटेंड, लेबर पार्टी ने भी अटेंड नहीं किया। 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर इशू किया। व्हाइट पेपर, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट पेपर कब जारी किया? तो व्हाइट पेपर का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि हमारे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गए बंडल, अब हमें क्या करना है? हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लेकर आना है 1935 में। ये सवाल बनता है। ठीक है, अप्रैल 1934 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करना है। क्वेश्चन क्या आया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला कब? सर 30 में। बंद कब किया? सर 34 में। चला कब और बंद कर? व्हाइट पेपर क्या? देखो यार, मैंने ना एक मीटिंग रखी सब बच्चों के साथ कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूंगा। पहली मीटिंग हुई तो हमने कहा क्या किया जाए यार, देखो मैं पुतनी इस पे भी आ रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं किया। दूसरी मीटिंग हुई, कोई सोल्यूशन। तीसरी मीटिंग, कोई सोल्यूशन। अब तीसरी मीटिंग में कागज पे लिख दिया, ठीक है भाई कुछ नहीं हो रहा, जिंदगी तबाह है, अब कुछ और ही करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट निकाल दें। सब लंदन में हो रही। तीसरे में क्या हुआ? इन्होंने एक व्हाइट पेपर जारी किया जिसमें बोला था कि अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लेकर आएंगे 1935 का, और इसके हिसाब से आगे हम चलेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये बंद क्यों होता है? देखो यार, कभी भी कोई मूवमेंट शुरू होता है ना, वो एक टाइम के लिए होता है, हम उसे बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। मास मूवमेंट स्पेशली 1 या 2 साल मैक्सिमम चलता है, उसके बाद मास मूवमेंट ने सब यार ये तो रोज का ही है, तो मतलब वैसा वाला हो जाता है। अगर मैं कहूं मैं कोई सीरीज चला रहा हूं, मैंने सीरीज चलाई 21 दिन की, 21 दिन की सीरीज में बच्चे खूब जोर लगाए यार कर लेंगे सर, तबाही मचा देंगे। लेकिन वही सीरीज मैं कहूं 6 महीने की है, अरे यार 6 महीने कौन पड़ेगा इतना, तो वो वैसा वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई मूवमेंट जो होता है वो तो बहुत कम समय के चलता है। ये व्हाइट पेपर साइमन कमीशन वाली थी क्या? नहीं, ये साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी 30 में, ये व्हाइट पेपर बनाया था 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, ऐसी वाली बात है। क्लियर है जी? आगे चलूं मैं नेक्स्ट। अब आता है गांधी हरिजन कैंपेन। अब तुम देखो गांधी जी का मन कितना परिवर्तन हो गया। गांधी जी जेल में बैठे यार, कह रहे यार डिप्रेस्ड क्लास वाले भी दुखी, बाकी लोग भी दुखी,
तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो गांधी कह रहे देखो, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से ले रहा हूँ संन्यास, मुझे तुम्हारी राजनीति से धनिया कुछ नहीं लेना, तो मैं इनसे रहूंगा दूर। तो इन्होंने क्या किया, जब मैं जेल में था तो मैंने ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग बना दी, सितंबर 32 की बात है, और एक वीकली न्यूज़पेपर चालू कर दिया जिसका नाम रखा हरिजन 1933 में। इसके बाद इन्होंने सत्याग्रह आश्रम में शिफ्ट, वर्धा में। देखो इन्होंने दांडी मार्च जब प्रोग्राम चालू किया तो इन्होंने कसम उठाई थी कि अगर इस कैंपेन के बाद हमें आजादी नहीं मिली तो ना दांडी ना साबरमती में वापस नहीं जाऊंगा। तो अब अपने आश्रम तो वापस जा नहीं सकते, कसम खाई हुई नहीं, मां कसम नहीं जाऊंगा वापस। तो 1930 में इन्होंने कसम खाई थी कि साबरमती वापस नहीं जाऊंगा, तो वर्धा में एक और आश्रम खोला और वहां बैठ के सारे प्रोग्राम सेटअप कर दिए। उसने कहा ठीक, यहां पर कुछ मनी जोड़ी गई जो हरिजन सेवक संघ थी इसके लिए, और अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का मामला शुरू कर दिया गया। तो आर्टिकल नंबर 17 हमें बताता है कि अनटचेबिलिटी को लेकर हमारे संविधान में बात लिखी गई। अब इस इंपैक्ट क्या हुआ, इस इंपैक्ट में हुआ कि गांधी जी ने कहा ये कोई भी एक राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, ये मेरा प्राइमरी मूवमेंट है जहां पर मैं हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी को प्यूरिफाई करने की बात करता हूँ। ठीक बात, दोबारा पढ़ते हैं। गांधी हरिजन कैंपेन, जब गांधी जेल में बैठे थे तो इन्होंने कहा यार हम लोग अनटचेबिलिटी वाला लीग शुरू करते हैं। 33 में आके हरिजन नाम का प्रोग्राम चालू कर दिया अनटचेबिलिटी को लेकर। आश्रम में नहीं चले गए, सत्याग्रह आश्रम वर्धा के अंदर, क्योंकि वहां तो कसम खा के नहीं जाऊंगा। फिर बाद में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, और इसका इंपैक्ट ये बोले कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरा पर्सनल एजेंडा है जहां पर मैं हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी को प्यूरिफाई करना चाहता हूँ, अनटचेबिलिटी को हटाना चाहता हूँ। ये गांधी का कैंपेन था। सर गांधी जी जेल क्यों गए थे 32 में? क्या सीडीएम अगेन स्टार्ट करने के लिए? सीडीएम बंद ही नहीं किया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गया था, अगेंस्ट द पूना पैक्ट थे, तो इसलिए उनको काफी मल्टीपल रीजन की वजह से जेल में। और यार अंग्रेज ना ज्यादा कोई इतना सोचते नहीं थे, जब भी इनको कोई ऐसा लगता था गड़बड़ चल रही है, ये जितने बड़े नेता थे उनको जेल में डाल देते कि जिससे मूवमेंट शांत हो जाए। जब देखो ऐसा होता है ना, बिल्ली दिखेगी तो कुत्ता भौंकेगा ही, बिल्ली दिखेगी तो कुत्ता भौंकेगा ही। अगर नेता बाहर रहेगा तो जनता को इकट्ठा करेगा यार, वो लोगों को उत्साह देगा ही कि बेटा तुम्हें ये करना है, ये अंग्रेजों को मार देंगे, पीट देंगे। तो अंग्रेज पहले से क्या करेगा, बिल्ली को गायब कर देता है, चलो बिल्ली जेल में। तो वो वाला सिनेरियो को हम लोग देख सकते हैं। अच्छा मेरे एग्जाम्पल को मन पे नहीं ले, इंसान बिल्ली कुत्ता थोड़ा फर्क है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ आ रहे हैं सबको? कभी कल को यूट्यूब पे एक वीडियो आ रही है, सर ने गांधी को ऐसा बिल्ली बोल दिया, ये बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यार देखो इंसान है, सही गलत तो चलता ही रहता है। अब सारे डिसीजन तुम्हारे कौन सा सही है? हम घर में 4 लोग हैं, चारों के डिसीजन लेके देख लो। ठीक है, चारों के डिसीजन लेके देख लो। कभी कहेंगे पापा यार ये गलत कर दिया तुमने, घर में स्कूटरी आनी चाहिए, बाइक ले ली तुमने, मम्मी भी चलाती, मैं भी चला लेता, पापा डिसीजन गलत। तो सब इंसान है तो हल्का फुल्का डिसीजन तो ऊपर नीचे चलता है। हरिजन कैंपेन है क्या भाई? हरिजन कैंपेन ये है कि हरिजनों के लिए, जो लोग अनटचेबल हैं उन लोगों को उभारने के लिए, गांधी ने बोला मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर जाता हूँ, इन लोगों को उभारने के लिए मैं हरिजन पेपर चला रहा हूँ, हरिजन सेवक संघ चला रहा हूँ, और इन्हीं को आगे करूंगा। स्टूडेंट है, यूट्यूबर नहीं भाई, यही चीज तो गलती कर रहे हो तुम। स्टूडेंट ही आजकल यूट्यूबर है, समझ रहे हो? स्टूडेंट ही यूट्यूबर है। पेपर देखेंगे, आज मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में तैयारी जो है एक अलग लेवल पर जानी चाहिए, वही वही तो यूट्यूबर बन चुका है, वही बन चुका है। ठीक है, तो इससे तो कोई वो रहा नहीं। यूट्यूबर जब पीयूसी बन सकता है यूट्यूबर, तो बच्चे क्या हैं? जब पीयूसी बन सकता है तो कौन है? सौरभ का भैया, हर कोई बन सकता है यूट्यूबर। अब तो कभी मेरा मन कर रहा है मैं यूट्यूबर बन जाऊं, मैं ही ब्लॉग करता नजर आऊं तुम्हें, यूट्यूबर। यार देखो आसान तो क्या है, कुछ नहीं आसान। ठीक है, पीयूसी कौन है? वो सौरभ जोशी का भैया, पीयूष जोशी, मिलियंस में व्यू है भाई उसके। हम यूट्यूब पे डाल देंगे 1857 की क्रांति में आजादी तुम्हें ऐसे मिलेगी, देखेंगे 1000 लोग। पीयूसी कहेगा आज मेरे कुत्ते ने कर दी उल्टी, चल भाई 10 मिलियन व्यू। ये हमारी एकदम एजुकेटेड यूथ है। ठीक है, क्यों जाते इतने भी पता नहीं, बस भाई क्या बताएं, बहुत डिप्रेसिंग है। रिफॉर्म होंगे यार, होंगे होंगे सर, आगे पढ़ाएं। तुम कभी कभी मुझे ऐसे बोलो तब मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं, 2 मिनट में बात कर लूँ, आगे पढ़ो सर। चलो भाई, इसमें तुम यही लिखा, अभी मैं ब्लॉगिंग करता तो एक बात नहीं सुनता तुम्हारी, तुम भी मेरी वीडियो देख रहे होते फिर। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ठीक है, नहीं नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ, बस दिल में मत लिया, कभी कभी मेरा मूड अच्छा होता तो फिर मजाक करने मन कर जाता। चलो, ये बात इसलिए है क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब हिस्ट्री बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं तो दिमाग में ना जानी बंद हो जाती है। अभी तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, जब तुम सवाल करो तो यार अरे सर ने बोला तो था, राउंड टेबल कौन कौन गया था, फिर ऐसे ऐसे करने लगोगे। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश किया कि हिस्ट्री बहुत आसान बनाऊं, बिल्कुल भी ऐसा बोरिंग ना लगे या परेशान ना हो। ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी बचा हुआ है, क्लाइमेटोलॉजी में करवाने की सोच रहा हूँ पूरा पूरा, टाइमिंग का थोड़ा खेल अटका हुआ मेरा। एक तो ना कहने पे मेरे क्लास शेड्यूल होती नहीं, वो 48 घंटे गाना गाते थे, 48 घंटे मुझे याद नहीं रहता कि 3 दिन बाद में कौन सी क्लास लेने वाला हूँ। चलो, तो इधर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब 1935 हुआ क्या?
देखो, हमने ये बोला कि 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों फ्लोप, इन्होंने एक व्हाइट पेपर जारी किया कि हम लोग करेंगे अब 1935 का एक्ट। अब हमने कहा 1935 के एक्ट में ये सबसे ज्यादा लेंथी और सबसे ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंट था अब तक का जो अंग्रेजों ने दिया, जिसके अंदर 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल है। हमने कहा सही, 321 सेक्शन 10 शेड्यूल बहुत लंबा हो गया ना। उसके बाद हमने कहा 1935 का जो एक्ट था वो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया, जैसे साइमन कमीशन ने क्या अपनी रिपोर्ट में दिया था, ये वाला। रिकमेंडेशन क्या आई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ये वाली। व्हाइट पेपर जो पब्लिश किया था उसमें क्या लिखा गया है, और जो भी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई, इन सब से इन्होंने बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ लेखक ने कितना अच्छा कहा है कि 1935 का एक्ट इन 4 चीजों पर आधारित है: साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट, व्हाइट पेपर जो ब्रिटिश ने चालू किया था, और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की एक रिपोर्ट बनकर आई थी। इन चारों को जब हमें मिक्सी में डालकर बनाया गया तो जो रिपोर्ट निकल कर आई वो आई एक्ट 1935 की। सही। अब गवर्नमेंट ऑफ 1935 में क्या है, एक एक चीज करने पड़ते हैं। वैसे ये एक्ट अलग से आएगा, लेकिन अब मैं पढ़ा दे रहा हूं, आ गया तो। हमने कहा यहां पर बात की गई थी फेडरल की, यहां पर बात की गई थी बाई कैमरल लेजिस्लेचर की। एक एक करके बात करते हैं। सर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी क्या थी, इन्होंने ना अपने ब्रिटिशर्स की कमेटी बनाई थी। इनको बोला गया था कि आप लोग मिलकर ना एक रिपोर्ट बना के दो जिसके थ्रू हम 35 का एक्ट बनाए, तो वो कमेटी की रिपोर्ट ये थी। अब एक्ट ऑफ 1935 क्या कह रहा है? पहला, फेडरल। फेडरल वर्ड का सीधा सा मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। तो सरकार ने बोला कि हम लोग शक्तियों को ना तोड़ देंगे, सेंटर स्टेट के बीच में तोड़ देंगे, ये फेडरल आ गया वर्ड। दूसरा क्या बोला, बाई कैमरल। बाई कैमरल का 2 सदन, कह रहे अब हम सदन भी 2 बनाएंगे, सेंटर के अंदर हम 2 सदन बनाएंगे, ठीक। उसके बाद हम 3 लिस्ट जारी करेंगे। 3 लिस्ट कैसे? कह रहे हर आदमी का एक काम होगा जिसको हम डिसाइड करेंगे फेडरल से, यानी यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल यानी स्टेट लिस्ट, और कॉन्करेंट यानी दोनों मिलकर। आज की डेट में तुम ये लिस्ट पढ़ते हैं ना, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट पढ़ते हैं। तो फेडरल सेंटर के लिए, प्रोविंशियल स्टेट के लिए, और कॉन्करेंट दोनों के लिए, ठीक है भाई। ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है? सैटरडे संडे में देखता हूँ आगे से कुछ अलग जवाब सुनने का मन है तुम्हारा। दिव्यांश, मैं तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बात तो तुम्हारी सच है। आज इतना बहुत है सर, थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा सा। मैं चलो इसको मुश्किल वाले पार्ट को कल करा देता हूँ, एक हल्का पार्ट ले लेता हूँ। बस याद रख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 आया था, ठीक है। हल्का सा हम देख लेते हैं, इलेक्शन देख लेते हैं, इलेक्शन देख लेते हैं। देखो हमने कहा 1937 में कांग्रेस की सरकार तैयार है इलेक्शन के लिए, इसमें हम लोग इलेक्शन कर लेंगे। जितना भी प्रोविंशियल इलेक्शन था, स्टेट के अंदर जो भी इलेक्शन था, हम तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में बोल दी थी कि इलेक्शन होने वाला है, जिसके अंदर 11 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन हुआ, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में जीत हासिल कर ली। सिर्फ किन 3 प्रोविंसेस में हासिल नहीं की? बंगाल, पंजाब और सिंध। दोबारा बोलता हूं, मैंने कहा 1935 का एक्ट आया था। इस एक्ट ने ये बोला कि आगे जाके हम लोग इलेक्शन करवाएंगे, और अगर आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आ जाओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 11 राज्यों के अंदर, प्रोविंस मतलब 11 राज्य, इनमें इलेक्शन हुआ। 8 राज्यों में भरकर हम जीत हासिल कर लिया, हमें मजा आ गया। तो बंगाल, पंजाब, सिंध, इनको छोड़ के बाकी सारा अपना एरिया था, ठीक है। ये सीटें आ गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है फील्ड हो गई यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी प्रोविंस में। तो एक चीज बताओ, जब कोई गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो क्या कहेगी? मैं नहीं करना चाहती इलेक्शन। तो मुस्लिम लीग ने भी यही कहा, मुझे सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान, ये वो वाले गाने पे आ जाएंगे अभी। लेकिन ये इलेक्शन हार गए। अब एट द कांग्रेस मीटिंग हरिपुरा, ये हरिपुरा वाला कौन सा था? फरवरी 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस के अंडर में मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए और सब लोग एक दूसरे मोरल सपोर्ट मांग रहे कि हमें क्या करना चाहिए आगे। ये इस सेशन का प्रोग्राम था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक और सेशन जीता, बट ये थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़े वाला मामला होगा। गांधी जी बड़े नेता, गांधी जी ने कहा यार मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है पितार भाई सीतामैया, ये वाला, कह रहे इस आदमी को तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो। इधर सुभाष चंद्र बोस कह रहे सर मैं भी कैंडिडेट हूं, कह रहे आ जाओ लड़ लेते हैं। दोनों का इलेक्शन करवाया गया, तो पितार भाई सीतामैया हार गए और जीते कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो तुम एक चीज देखो, गांधी इतना बड़ा नेता और उसका कैंडिडेट हार जाए तो ऑटोमेटिकली किसकी हार हो गई? गांधी की हार हो गई। तो जैसी उसकी हार हुई, गांधी वॉज नॉट हैप्पी विद बोस कि जीत गया। गांधी जी कह रहे मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा। सुभाष चंद्र बोस पे कॉल जा रही है, यार तुमने गांधी को नाराज कर दिया, गांधी कितने बड़े नेता थे, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस भाई देखो मैं तो जीत गया ना, अब मैं क्या करूं, छोड़ देता हूं सेशन, लो रख लो अपना सेशन, जाओ। तो मार्च 1939 के अंदर कांग्रेस जो है त्रिपुरी में हुआ। बाद में सुभाष चंद्र बोस भाई मैं तो चल रहा हूं यहाँ से, मैं इतनी टॉक्सिक कल्चर में काम नहीं कर सकता। तो बोस ने रिजाइन किया और अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली और चले गए। इनके छोड़ने के बाद राजेंद्र प्रसाद कह रहा भैया चलो मैं संभाल लेता हूँ, अब कोई तो संभालेगा ही ना। तो राजेंद्र प्रसाद बोले मैं इसको संभाल लेता हूँ, सुभाष चंद्र बोस चले गए तो कोई बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर, आगे आ जाओ। अब देखो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में 1941 के अंदर वो बर्लिन गए, हिटलर से मिले अलग नाम से। 43 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई सिंगापुर के अंदर। उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया दिल्ली चलो। इसके बाद गांधी जी को इन्होंने फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया, ठीक बात। इन्होंने एक स्लोगन दिया जय हिंद का।
इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल, और सडनली इनको कहते हैं इनकी डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1945 में, जो भी एक मिस्टीरियस डेथ थी। दोबारा बोलो। 41 में बर्लिन गए हिटलर से मिले नाम बदलकर। 43 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई सिंगापुर के अंदर। इन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। ये किनको बोला दिल्ली चलो? जितने भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे ना, जेलों में बनते जो हमारे क्रांतिकारी, उन सबको इकट्ठा करके जापान की मदद लेकर इन्होंने नारे दे दिए थे। उसके बाद महात्मा गांधी को इन्होंने फादर ऑफ नेशन बोल दिया, और देखो जबकि अनबन हो गई थी फिर भी कोई बात नहीं। जय हिंद का नारा दिया। एक ऑटोबायोग्राफी है द इंडियन स्ट्रगल, याद रखेंगे, वही आजाद हिंद फौज बनेगी, ठीक है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक में बोल, उसके बाद आजाद हिंद फौज कनेक्टिंग है, वो आगे जाकर उसकी स्टोरी भी आएगी। इनकी डेथ हो गई है अगस्त 18 1945 में। भाई देखो बहुत सारी मैंने यूट्यूब की वीडियोस, बहुत सारी किताबों में देखा है कि इनकी डेथ जो है वो एक दिखावा था, ये कहीं और थे, और बहुत टाइम बाद तक इनको देखा गया था। लेकिन बहुत सारी किताबों में ये भी लिखा गया कि हाँ डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन डेथ हो गई थी, क्योंकि प्लेन क्रैश इतना जबरदस्त था कि बचने का कोई चांस नहीं था। तो मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग है, लेकिन ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं थे। जैसे हम शास्त्री जी के बारे में बात करते हैं कि शास्त्री जी की डेथ का कारण क्या हुआ, नहीं पता चला। दूध में जहर था, क्या भी उनको दिया गया, बॉडी नीली क्यों पड़ गई, मार्क नीले क्यों आ गए, कोई सबूत नहीं था। मेडिकल टीम क्यों नहीं बुलाई गई, तो देयर आर मल्टीपल रीजन जो क्लियर नहीं थे। सेम वैसा ही इनके साथ था कि देयर आर मल्टीपल रीजन जो क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बस यहीं पर हो गए थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर पर हो गए थे। अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो मैं एक्ट करा दूं, ये फिर छूट जाता है। ये एक्ट करवाऊं थोड़ा सा, एक बार रिव्यू कर देता हूं। चलो देखो, 1937 का इलेक्शन हुआ, ठीक है। 1937 का इलेक्शन होता है जिसके अंदर 11 प्रोविंसेस के अंदर चुनाव होगा, 8 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस जीत गई, 3 बंगाल पंजाब सिंध इनमें नहीं जीती है। मुस्लिम लीग हार गई, तो शुरू से वो कह रहे कि भाई हम लोग तो नहीं जुड़ना चाहते। हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस जीते, 39 के अंदर भी वही जीते, लेकिन गांधी जी का कैंडिडेट पितार भाई सीता मैया, इन्होंने कहा यार इस मेरे बंदे को हरा दिया, तो सुभाष चंद्र बोस तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये छोड़कर चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत की। इधर राजेंद्र प्रसाद जो अपना सेशन मजबूत कर बैठे कि चलो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर हमने देखा 41 के अंदर बर्लिन गए हिटलर से मिले, 43 में इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर के अंदर, दिल्ली चलो का नारा, फादर ऑफ नेशन गांधी को बोला, जय हिंद का नारा, इंडियन स्ट्रगल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और इनकी डेथ जो है 18 अगस्त 1945 के अंदर इनकी डेथ हो गई, ठीक बात है। यहाँ पे हो गया, क्या कह रहे हो, पीछे से थोड़ा रिपीट करवा दीजिए, हमारी क्लास छूट। भाई देखो ये तो तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी ना, ऐसे पूरी क्लास रिपीट नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे टॉपिक वाइज तो मैं रिपीट कर ही रहा हूँ ना। फिर एक बार क्लास आप लोग वीओडी में देख लीजिएगा जो छूट जाती है, वैसे मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पूरा पूरा रिवाइज करना, ठीक है। व्हाइट पेपर बता दो, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों के बाद अंग्रेज कह रहे को समझ नहीं आ रहा, एक व्हाइट पेपर के ऊपर अपना लिख दिया निष्कर्ष कि हम इसलिए फेल हुए, ये करना चाहिए, तो उसके आधार पर क्या बोला गया, उसके आधार पर ये बोला गया कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में, ठीक है। कौन सा वाला छूट गया था हमारा, कि राउंड टेबल हरिजन पे तो थे ही हम लोग, हरिजन तो थे, हरिजन वाले में समझा दिया 2-3 बार। पूना पैक्ट, देखो पूना पैक्ट क्या था, अरे पूना पैक्ट तो बहुत ही लल्लू सवाल था। कॉम्युनल अवार्ड के थ्रू डिप्रेस क्लास करना, अच्छा पहले एक बार सारे बच्चे थम्स अप करके बताओ कि सेशन मजेदार रहा कि नहीं रहा। सबको मजा आ गया सेशन के अंदर? देखो मैं तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, जितना हम लोग कर रहे हैं ना, अगर तुम इसी को बहुत ईमानदारी से रिवाइज करके चले जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के 99.99 क्वेश्चन जो तुम लगा लोगे। वो कुछ परसेंट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि रैंडम कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई बच्चा तुम्हारे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तुम उसको एक बार नोट दिखाना, वो कहेगा ये तो स्पेक्ट्रम ही तो है। एग्जैक्टली हम लोग काम कर रहे हैं एक पीसीएस लेवल के हिसाब का, लेकिन उसमें बहुत सिलेक्टेड चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत तुम्हें 1% आएगी नहीं, ठीक है। और कंटेंट के लिए फॉर श्योर मैं तुम इतना कह रहा हूं, तुम कहीं भी पढ़ लो, अपना कंटेंट कभी किसी टीचर से कम नहीं होगा। हम किसी कंपेयर नहीं करें, बस मैं अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि पेपर वाला जो है हम सब चीजें कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी स्लाइड वाला कंप्लीट पीडीएफ कैसे मिलेगा एनीवन, यार वो ना टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, ठीक है। समझ में ज्यादा आ रहा है, सुपर टीचिंग, धन्यवाद राहुल जी, 1 नंबर सेशन, धन्यवाद। गवर्नर जनरल कब होगा, अब कल परसों क्लास नहीं है तो कल परसों गवर्नर जनरल कर लेंगे, और वो तुम्हारा रिफॉर्म्स उनको तो जिंदा करना है। सर मैं तो रीजनिंग क्लास स्टार्ट नहीं हुई, अर्जुन बैच सीजीएल फेब तक कंप्लीट कैसे होगा, देख उनकी भी स्टार्ट हो जाएगी, वो दिन में 1 1 2 2 लेके कर लेंगे, ठीक है। सर आप अमन सर का टैगलाइन आगे से यूज करिए, कोर्स में 1 1 पैसा वसूल होगा। यार एक ही बताओ, वैसे मेरा कोर्स तुम लोग देख रहे हो, तुमने में से पॉलिटी कर ली है, ज्योग्राफी कर ली, जो पुराने बच्चे हैं, और अब तुम हिस्ट्री कर रहे हो। सर जीएस में तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर ईमानदारी से मेरा कोर्स करते हो ना, तो एक्चुअल में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मतलब ये मैं अपना वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बखान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं चीजें एग्जाम रिलेटेड करवाता हूँ, ठीक है। अगर उनको तुम अच्छे से करोगे ना तो एक्चुअल में तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस तुम्हें एक चीज हमेशा मेरे नोट से या मेरी पढ़ाई से ध्यान रखनी है कि तुम्हें बहुत ज्यादा रिवीजन करनी है। अगर तुम बहुत ज्यादा रिवीजन करोगे तब। सर मेरा एक कमेंट किया, कौन सा कमेंट किया था, या स्टैटिक जीके कल से क्लास करेंगे 4 बजे, कल से क्लास करेंगे स्टैटिक जीके 4 बजे, आज तो शायद नहीं लगी होगी 4 बजे। अच्छा आज एक मैं स्पेशल क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, टाइम बोलो
टाइम बोलो एक बार मुझे जल्दी से, एक स्पेशल क्लास कनेक्ट कराओ। 5 बजे करवा दूं या 6 बजे? मॉक टेस्ट रहेगा भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं मॉक टेस्ट रात को 10 बजे हर बच्चा जरूर दे मॉक टेस्ट। 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई टाइम छोड़ा तुमने? 8 बजे? ठीक है, तो प्रोफाइल में देख लेना, मैं टाइम लगा के सेट करता हूँ। ठीक है, नोट्स कब प्रोवाइड करेंगे? ये नोट्स ही तो हैं, इन्हीं को तुम्हें पढ़ना है। 6 बजे रेमो सर क्लास होती है, मैं एक बार पूछ लूंगा उनसे। ठीक है, पोल करवा लो, पोल कर लो फिर जरा, चलो पोल कर दो, मुझे आंसर दे देना। 6 बजे, 5 बजे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, 7 बजे ऑप्शन सी, 8 बजे ऑप्शन डी, इनमें से एक लगाना जरा। मैं ज्यादातर लोग कह रहे हैं 8 बजे। 8 बजे, चलो 8 बजे देखता हूँ फिर मैं। 8 बजे, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, टेक केयर, मिलते हैं हमसे। 6 से 8 उन्हीं की रहती है। चलो फिर, अगर वह सबकी क्लैश करेगी फिर 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।